अक्सर जब ज़मीनी इलाकों का तापमान बढ़ता है या फिर कोई लॉन्ग वीकेंड आता है तो हम अपने यार दोस्तों के साथ परिवार के साथ निकल पड़ते हैं पहाड़ों की तरफ। कुछ लोग होते हैं जो समुद्र की तरफ जाते हैं और अक्सर उत्तर भारत में एक चलन है कि सब लोग एक पर्यटक की तरह हिमालय की चोटियों को छू लेना चाहते हैं। इसी में जो धार्मिक पर्यटक हैं वो भी शामिल हैं। कोई चार धाम की यात्रा के अपने सपने को पूरा करना चाहता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि चाहे शिमला हो, मसूरी हो, नैनीताल हो, बद्रीनाथ हो, जोशीमठ हो, हर जगह पर्यटक पहुंचे होते हैं और वहां के स्थानीय लोगों के लिए आय का एक नया साधन बनते हैं। पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि इतनी संख्या में जब लोग ऐसी जगहों पर पहुंचते हैं तो उसका पर्यावरण पर क्या असर पड़ता होगा? मेरा नाम करण परवेज सिंह, आप देख रहे हैं रैपिड लीक्स और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हालिया दिनों में चल रहे बहुचर्चित मुद्दे जोशीमठ के बारे में। आपने खबरों में पढ़ा होगा कि लगभग 700 से ज़्यादा भवन जो हैं वो जोशीमठ में चिन्हित किए जा चुके हैं जिन्हें ढहाया जाना है। उसका कारण ये है कि पिछले काफ़ी समय से जोशीमठ के कई मकानों में, होटलों में दरारें आ रही थी। कई जगह पर धरती जो है वो धंस रही थी। कितने ही निर्माण कार्य वहां पर चल रहे हैं। तो क्या ये सब एकाएक हुआ या ये ग्रेजुअल टाइम के साथ हुआ है? इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जोशीमठ के बारे में। जोशीमठ चमोली डिस्ट्रिक्ट का एक शहर है और ये एक गेटवे भी है ऐसे बहुत सारे पर्यटक स्थलों के लिए, जैसे कि औली, फूलों की घाटी, और अगर हम धार्मिक पर्यटन की बात करें तो चार धाम का रास्ता भी यहीं से जाता है। जी हाँ, अगर आप बद्रीनाथ जाना चाहते हैं, आप यमुनोत्री जाना चाहते हैं, आप गंगोत्री जाना चाहते हैं या हेमकुंड साहब भी जाना चाहते हैं तो आपका पहला पड़ाव जो होता है वो है जोशीमठ। जोशीमठ समुद्री तल से 6107 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। लगभग 23,000 इसकी जनसंख्या है और काफ़ी बड़ा ये शहर अपने पुराने ज़माने से आज में बहुत ज़्यादा बदलाव देख चुका है। सबसे पहले भू संरचना की बात करते हैं और शायद अगर हम इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो हम ये जान पाएंगे कि आज जिस विपदा को जोशीमठ देख रहा है या जिस एक कठिन दौर से जोशीमठ गुजर रहा है उसके कारण क्या थे। सबसे पहले बात करते हैं इसकी भू संरचना पर। यह शहर जो बसा है ये भूस्खलन के मलबे पर बसा है, यानी जितनी भी उस एरिया में लैंडस्लाइड होती थी उसकी जो डेब्रीज कलेक्ट होती जाती थी और धीरे धीरे वो सेटल होती जा रही थी, उस मलबे पर बसा है जोशीमठ। तो यानी इसकी संरचना में ही एक भौतिक पहलू है जिसे अगर आप समझेंगे कि ये शहर ज़्यादा दबाव नहीं सहन कर सकता था। परंतु समय के साथ वे निर्माण की गतिविधियां बढ़ी, विकास की गतिविधियां बढ़ी और सबसे बड़ी जो दिक्कत किसी एक शहर के लिए होती है वो होती है उस पर जब जनसंख्या का दबाव यानी पॉपुलेशन प्रेशर जब बढ़ता है तब जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं क्या वो उस जनसंख्या को सस्टेन कर पा रही हैं, क्या वो एक ऐसा ढांचा दे पा रही हैं कि उस पॉपुलेशन प्रेशर को वो सहन कर सके। ये तो बात रही इसकी भू संरचना की। क्या पहले कभी ऐसी दिक्कत सामने आई है? तो उसका जवाब है 1964 में गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर MC मिश्रा के अंतर्गत बनाई गई एक 18 सदस्यीय कमेटी के अंदर। इस कमेटी के अंदर लोकल प्रशासन के लोग भी थे, BRO के सदस्य भी थे और सेंटर से भी लोग थे, वहीं पर वैज्ञानिक संस्थानों से जुड़े हुए लोग भी थे। इनका प्रमुख जो कार्य था वो कार्य ये था कि इस एरिया की एक रिपोर्ट तैयार करनी थी कि ये किस प्रकार का एरिया है, क्या यहाँ पर मानव और प्रकृति के बीच में जो तालमेल है वो संतुलन में है या नहीं है। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी 1972 में और इसके परिणाम चौंकाने वाले थे। इस कमेटी के अनुसार ये सिज्मिक एक्टिविटी के हिसाब से भारत में जोन्स डिफाइन किए गए हैं। भारत में कुल 4 जोन डिफाइंड हैं। जोन 2 जो है, जो सबसे लीस्ट सिस्मिक जोन है भारत के अंदर, वहाँ पर सिस्मिक एक्टिविटीज़ बहुत कम होती हैं और जो जोन 5 है वहाँ पर सिस्मिक एक्टिविटीज़ यानी भूस्खलन, भूकंप आदि का जो खतरा रहता है या कुछ हिस्सों में हिमस्खलन भी, उसका खतरा सबसे ज़्यादा रहता है और उसे जोन 5 कैटेगराइज किया गया है।
जोशीमठ जोन 5 में आता है। इस रिपोर्ट के हवाले से ये कहा गया कि जोशीमठ के लोगों को यहाँ से विस्थापित किया जाए और यहाँ पर निर्माण कार्य अधिक ना किया जाए, क्योंकि पहले ही मानव और प्रकृति के बीच में वहाँ पर असंतुलन की स्थिति पैदा हो चुकी थी। शहर की कैपेसिटी या क्षमता ही नहीं थी कि वो अधिक लोगों का भार या निर्माण कार्य के भार को सहन कर सके। जोशीमठ की एक और खासियत है, अगर आप राष्ट्रीय राजमार्ग 7 से कभी सफ़र करते हैं तो आप पाएंगे कि जोशीमठ उसी का हिस्सा है। जोशीमठ के धार्मिक महत्व के अलावा और बहुत सारे महत्व हैं और हम इन सब चीज़ों को डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि आप इस वीडियो के अंत तक ये समझ पाएं कि क्या कारण है। क्या ये मात्र मानव निर्मित हैं या प्राकृतिक कारण भी हैं कि जोशीमठ को आज ये समय देखना पड़ रहा है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर आप 4 धाम यात्रा पर भी जाना चाहते हैं तो भी जोशीमठ आपका पहला पड़ाव होता है। उसके अलावा NH7 राष्ट्रीय राजमार्ग 7 जो है वो आपको भारत चीन की सीमा तक भी पहुंचाता है। तो यानी जितनी भी जवानों की, सैनिकों की एक्टिविटीज़ होंगी या मूवमेंट्स होंगी, उनके लिए भी पहले पड़ाव का जो स्थल है वो है जोशीमठ। उसके बाद पर्यटक स्थल भी है जोशीमठ, क्योंकि फूलों की घाटी में अगर आप जाना चाहते हैं या औली में आप स्कीइंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी पर्यटक जोशीमठ से ही गुजरते हैं और वहाँ पर अपने पहले पड़ाव पर रुकते हैं। पर्यटकों के अलावा यहाँ का जो लोकल पॉपुलेशन है, देखिए जहाँ पर पर्यटन बढ़ता है वहाँ पर आय के साधन जुड़ते हैं, तो स्थानीय नागरिक के लिए एक आय का स्रोत एकत्रित होता है और पर्यटक को हर प्रकार की सुविधा देने के लिए स्थानीय नागरिक अपनी तरफ से पुरजोर प्रयास करता है, क्योंकि उसी से उसकी रोजी रोटी चलती है। तो यहाँ पर किया जाने लगा होटल्स और भवनों का निर्माण। पर जैसा कि इस रिपोर्ट ने बताया था, यहाँ की मिट्टी या यहाँ का जो भू संरचना थी वो इन सब चीज़ों को इतने बड़े लेवल पर या इतने बड़े स्तर पर नहीं झेल सकता था और यही एक कारण बना जो अब घरों के अंदर दरार आ रही है। दूसरा फैक्टर अगर हम देखें तो आप शायद ये बात जानते हैं और अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको बताते हैं कि हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वो विश्व भर में सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। तो जो नई पर्वत श्रृंखला होती है वो लगातार बदलाव के दौर से गुजर रही होती है और यही एक कारण है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की हाइट हर कुछ सालों के अंदर बढ़ जाती है, क्योंकि ये काम कर रही है, 2 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो आपस में जुड़ रही हैं और फॉल्टिंग के ज़रिए ही इस पर्वत श्रृंखला का निर्माण हो रही है। फॉल्टिंग को समझने के लिए एक बहुत ही आसान सा तरीका है, अगर आप अपने बिस्तर पर बिछी हुई चादर को दोनों तरफ से अपने हाथों को नज़दीक लाएंगे तो बीच में आप देखेंगे कि पहाड़नुमा एक आकृति जन्म लेती है। इसी प्रकार हिमालय पर्वत श्रृंखला का जन्म हो रहा है। तो यानी इन प्लेट्स के बीच में लगातार मूवमेंट्स चलती रहती है और यही कारण है कि यहाँ पर हिमस्खलन और भूस्खलन यानी अर्थक्वेक जैसी घटनाएं अक्सर देखी जाती हैं। तो सबसे पहला कारण जो यहाँ पर रहा वो है कि यहाँ की जो लैंडस्केप है उसका निर्माण ही भूस्खलन के मलबे पर हुआ है, यानी पूरा शहर जो है एक मलबे पर बसा हुआ था और समय के साथ वो मलबा अब खिसकने लगा है। दूसरा ये कि यहाँ पर डेवलपमेंट या विकास के नाम पर जितनी भी परियोजनाएं शुरू की गई, अधिक निर्माण की वजह से सहने की क्षमता जो है इस एरिया की कम होती जा रही थी। तीसरा कारण जो है, जितनी भी जल विद्युत परियोजनाएं यहाँ पर शुरू की गई, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि उन जल विद्युत परियोजनाओं की वजह से भी ये शहर आज खतरे में आ गया है। और सबसे आखिर जो है वो है जितने भी पर्यटक यहाँ पर आते हैं, चाहे वो धार्मिक पर्यटन के लिए आ रहे हों या सौंदर्य पर्यटन के लिए आ रहे हों, पर वो एक लोकल एरिया में पॉपुलेशन प्रेशर को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा अगर हम जोशीमठ की महत्वता की बात करें, ये बात तो हम पहले ही बता चुके हैं कि आगे अगर आपको सफ़र तय करना है तो जोशीमठ पहले पड़ाव की तरह कार्य करता है। जैसे जितने भी पर्वतारोही दल जाते हैं उनके लिए भी पहला पड़ाव जो है वो जोशीमठ है। इसके अलावा जोशीमठ की अपनी धार्मिक महत्वता बहुत है। आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी ने
यहाँ पर अपना मठ बनाया था। ऐसा कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी में यहीं पर एक गुफा में उन्होंने तपस्या करके ज्ञान प्राप्त किया था। तो आदि गुरु शंकराचार्य की वजह से जोशी मठ का भारत के दर्शन शास्त्र में बहुत अधिक महत्व है। उसके अलावा यहाँ पर बहुत मंदिर हैं जिनकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। परंतु जोशी मठ, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि पहला पड़ाव है इन चारों धाम तक जाने के लिए, और सरकार अपनी तरफ से 4 धाम परियोजना भी ला चुकी है, जिससे कि जितने भी धार्मिक पर्यटक हैं वो आसानी से इन चारों धाम पर जा सकें। लेकिन जोशी मठ एक और महत्व रखता है इस पूरी कड़ी में। वो ये है कि जब सर्दियों में बद्रीनाथ के कपाट बंद कर दिए जाते हैं तो भगवान को वहाँ से जोशी मठ के वासुदेव मंदिर में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या वहाँ पर स्थापित कर दिया जाता है। तो ये अपने आप में भारत के धार्मिक जितनी भी संस्थाएं हैं या जितने भी धार्मिक पर्यटक हैं उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बन जाता है। हमने सब ने अपनी प्राथमिक पाठशालाओं में एक बात पढ़ी होगी कि अगर आप भूमि के कटाव को रोकना चाहते हैं या मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन को रोकना चाहते हैं तो अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, क्योंकि इसकी वजह से मिट्टी के आपस में जुड़े रहने की क्षमता बढ़ जाती है। परंतु विकास दर को प्राप्त करने के लिए या आने वाली जो पर्यटक हैं उनको बेहतर सुविधाएं देने के लिए या बढ़ती जनसंख्या को रहने के लिए जो अधिक जगह की आवश्यकता होती है, उसका सबसे पहले इम्पैक्ट जो पड़ता है वो पड़ता है पर्यावरण पर। और जोशी मठ के केस में भी यही हुआ है। 23,000 की लगभग जनसंख्या वाला ये क्षेत्र निरंतर पेड़ों की कटाई करता रहा है ताकि लोगों को रहने के लिए बेहतर सुविधाएं देने के लिए वहां पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा सके। चाहे वो एनटीपीसी की परियोजनाएं हो, जल विद्युतीकरण की परियोजनाएं हो या 4 धाम की परियोजनाएं हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि ज़रूरत से ज़्यादा अनमैनेज्ड जो विकास कार्य यहाँ पे किया जा रहा है या जो डेवलपमेंट यहाँ पर की जा रही है वो एक बहुत बड़ा कारण है आज की इस स्थिति के उत्पन्न होने का। आप अगर सारे एपिसोड को ढंग से देखेंगे तो खाली जोशी मठ ही एक ऐसा शहर नहीं है जो इस विपदा का सामना कर रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो आने वाले समय में शिमला और नैनीताल भी इसी दुविधा से गुजर सकते हैं या इसी बुरे वक्त से गुजर सकते हैं। वहीं पर अगर स्थानीय लोगों की बात करें तो उनकी रोजी रोटी रोजगार जो है उस शहर से जुड़ा हुआ है, उन्हें भी विस्थापन में दिक्कत महसूस हो रही है। इसी वजह से 1976 में जब एमसी मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट आई थी और ये कहा गया था कि जल्द से जल्द इन लोगों को यहाँ से विस्थापित किया जाए और यहाँ पर निर्माण कार्य जितने भी हैं उन पर एक रोक लगाई जाए, स्थानीय लोगों ने उसे सिरे से नकार दिया था और उन्होंने वहाँ से विस्थापित होने से मना कर दिया था। वैश्विक कारण भी है, इस जितनी भी ये विपदाएं आ रही हैं उसका एक वैश्विक कारण है ग्लोबल वार्मिंग। निरंतर जो तापमान बढ़ता जा रहा है और आईपीसीसी की अगर हम बात करें, जो एक इंटरनेशनल कमेटी है जो ये बताती है कि सबसे ज़्यादा जो विश्व का तापमान बढ़ रहा है उसका असर हिमालय के ग्लेशियर्स पर हो रहा है। बर्फ़ वहाँ ज़्यादा पिघल रही है और शायद यही एक कारण है कि 2021 में जब बाढ़ आई थी तो लगभग 2 जल विद्युत परियोजनाएं पूरे तरीके से बह गई थी और 200 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। क्या अब मानव प्रकृति से बड़ा है या प्रकृति एक समय तक घुसपैठ को सहन करती है और उसके बाद अपना रास्ता खुद इख्तियार करती है? अक्सर कहा जाता है कि नदियां की तरह बहो, जहां तुम बहोगे वेग से बहोगे, अपना रास्ता खुद चुन लोगे। अलकनंदा ऐसी एक नदी है जो इस रीजन से गुजरती है और उसका कटाव जो है वो भी एक कारण है ये जो समस्या अभी खड़ी हुई है। फिलहाल केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार दोनों की तरफ से अलग अलग घोषणाएं की गई हैं, कमेटीज बिठाई गई हैं, लोगों को सही तरीके से विस्थापन और उन्हें उचित मुआवजा देने की बातें हो रही हैं, परंतु स्थानीय लोग अभी भी शायद उस मिट्टी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। क्या ये हमारे लिए एक चेतावनी है? डज इट रिंग अ बेल टू आवर माइंडसेट, जहां पे हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रकृति ने अगर कुछ जगह बनाई हैं तो उनको
एक लहजे में ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए? क्या अपने मनोरंजन के लिए, अपने पर्यटन के लिए हम प्रकृति का इतना विनाश कर दें कि एक दिन प्रकृति हमारा विनाश करने की ठान ले? ये कुछ ऐसे सवाल हैं, यहाँ पर किसी को आरोपित करने से कोई समाधान नहीं निकलेगा। समाधान निकलेगा एक बड़े लेवल पर, जहाँ पर लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय लोग, केंद्रीय सरकार, जितने भी साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो बीआरओ हो जिसका जिम्मा है कि बॉर्डर तक रोड्स की कनेक्टिविटी बहुत बेहतर की जाए, क्योंकि अंत में आपको अपनी सीमा की सुरक्षा भी करनी है। सोचिएगा ज़रा और बताइएगा, और क्या आपको लगता है कि खाली जोशीमठ एक ऐसा शहर है जिसमें ये विपदा आई है? अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ से 60 किलोमीटर दूर कर्णप्रयाग है, वहाँ पर भी घरों में दरारें बताई गई हैं। क्या पहाड़ों की रानी, चाहे वो मसूरी हो और चाहे वो शिमला हो, उन शहरों का भी आने वाले समय में यही हाल होने वाला है? हमारा प्रयास था कि आप तक इससे जुड़ी कुछ पुख्ता बातें पहुंचाएं, ताकि आप समझ पाएं कि क्या कारण है इस विपदा का। अगर आपके पास इससे जुड़े हुए कोई और तथ्य हैं तो हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। जय हिंद।